माधव एक गरीब किसान था। वो अपनी पत्नी और अपने छोटे से बच्चे के साथ एक पुरानी झोपड़ी में रहता था। उस दिन वो खेत में बैठा था। कभी हल चलाता, कभी थक कर जमीन पर बैठ जाता। उसके चेहरे से साफ झलक रहा था कि वह बहुत निराश है। उसी समय गांव का एक आदमी वहां से गुजरा। अरे भैया माधव, क्या हो गया? इतनी उदास क्यों बैठे हो? क्या बताऊं भैया, इतनी मेहनत करता हूं फिर भी फसल अच्छी नहीं होती। लगता है मेरी किस्मत ही मुझसे रूठ गई है। अब क्या करोगे? इस वक्त तो यही सब चल रहा है। अगर हमारे गांव में जमींदार जी ना होते तो हम भूखे ही मर जाते। सो तो है भैया, ब्याज भी कम लेते हैं और मदद भी अच्छी खासी कर देते हैं। हाँ भैया, पेट की आग कभी कभी इंसान को तोड़ देती है। हिम्मत मत हारो माधव, भगवान देर करता है अंधेर नहीं। शायद कोई रास्ता निकल आए। जमींदार जी से बात कर लेना। हाँ भैया, अब उसी आस में घर लौट रहा हूं। चलो तुम भी अपना काम करो, अब मैं भी चलता हूं। देखता हूं अपने परिवार का पेट भरने के लिए कुछ इंतजाम कर पाता हूं कि नहीं। जमींदार अपने घर के सामने खड़े थे। गांव भर में उन्हें सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा और समझदार माना जाता था। तभी एक बूढ़े आदमी घनश्याम काका लड़खड़ाते कदमों से वहां आए। आंखों में आंसू थे, आवाज कांप रही थी जैसे उनकी पूरी दुनिया उजड़ने वाली हो। जमींदार जी, अब तो बस आप ही सहारा हैं। मेरी बेटी की शादी है, अगर धन नहीं मिला तो मेरी सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। वे हाथ जोड़कर रोने लगे। अरे काका, ऐसे क्यों घबरा रहे हो? मैं हूं ना, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। भगवान आपको सलामत रखे। जमींदार जी, आप नहीं होते तो मैं बर्बाद हो जाता। जमींदार ने अंदर से धन मंगवाया और उनके हाथ में रख दिया। ले जाओ काका, ले जाओ। अपनी बेटी की शादी अच्छे से करना। घनश्याम काका बार बार धन्यवाद देते हुए वहां से चले गए। उसी समय वहां माधव आता दिखाई दिया। जमींदार की नजर उस पर पड़ी तो उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। अरे आओ माधव, आओ। कैसे हो? अरे भाई, तुम्हारे तो दर्शन नहीं होते आजकल। माधव जमींदार के सामने आकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर थकान थी और आंखों में छुपा हुआ दुख। ऐसी बात क्यों करते हो भोला? मेरे रहते हुए भला तुम लोगों को कोई तंगी हो सकती है क्या? मालिक आप हैं तभी तो हम लोग हैं। आप ना होते तो हम तो कब के ही भूखे मर गए होते। वो थोड़ा रुकता है, फिर हिम्मत जुटाकर बोलता है। इसलिए आज फिर आपके पास आया हूं। घर चलाने के लिए थोड़ा धन चाहिए, लेकिन पिछला बकाया मैं चुका नहीं पाया। मेरी आधी जमीन रख लीजिए मालिक, ये आपके पास रहेंगे। अरे नहीं माधव, तुम्हारी जमीन नहीं चाहिए। तुम अपनी जमीन अपने पास रखो, जब हो जाए तब दे देना। लेकिन माधव हाथ जोड़ देता है। मालिक, अब मेरे पास इसके सिवा कोई और रास्ता नहीं बचा। जमींदार कुछ पल चुप रहते हैं। वे जानते थे कि माधव के पास धन कभी इकट्ठा हो ही नहीं पाएगा और वह कर्ज भी शायद कभी चुका ना सके। आखिरकार भारी मन से जमींदार उसकी आधी जमीन अपने नाम लिखवा लेते हैं। माधव अपने खेत में दोनों बैलों से जुताई कर रहा था। हल जमीन में चलते चलते अचानक किसी सख्त चीज से टकराया। अरे ये क्या है? वो झुककर देखने लगा और मिट्टी हटाई। जमीन के नीचे से एक पुरानी सी किताब निकली। ये कैसी किताब है भला जो मेरे हल के नीचे आ गई? किताब को ध्यान से देखते ही वो चौंक गया। अरे इसके ऊपर तो काली पहाड़ी के ऊपर वाली गुफा का नक्शा बना है। ये क्या हो सकता है?
वो कुछ पल सोचता रहा, फिर सिर हिला दिया। खैर छोड़ो, ये सब पढ़े लिखों का काम है। मैं इसे जमींदार जी के यहाँ लेकर जाता हूँ, उनसे ही पूछ लूंगा। माधव किताब लेकर जमींदार के पास पहुंचता है। मालिक जरा देखिए, खेत में जुताई करते समय मुझे यह मिला। जमींदार किताब देखते ही चौंक जाते हैं, लेकिन चेहरे पर कुछ जाहिर नहीं होने देते। अंदर ही अंदर सब समझ जाते हैं। अरे माधव, यह तो बस कागज की रद्दी है, इसका कोई मतलब नहीं। ओ, मुझे लगा कि खेत में दबा था तो शायद कुछ काम का हो। अरे नहीं, तुम बेकार की चिंता करते हो। ठीक है मालिक, अब मैं चलता हूँ। माधव किताब वहीं छोड़कर चला जाता है। उसके जाते ही जमींदार का चेहरा बदल जाता है। आंखों में चमक आ जाती है और होठों पर चालाक मुस्कान फैल जाती है। मूर्ख कहीं का, खजाने का नक्शा समझकर भी कुछ ना समझ पाया। काली पहाड़ी की गुफा, सालों से जिसकी सिर्फ कहानियां सुनी थी, अब सारा खजाना मेरा होगा और माधव वो अपनी गरीबी में ही सड़ता रहेगा। वो अंदर जाकर अपनी पत्नी को आवाज देता है। क्या बात है जी, आज इतने खुश क्यों लग रहे हो? माधव ने आज ऐसी मूर्खता की है कि हमारा भाग्य ही खुल गया। कैसी मूर्खता? खजाने का नक्शा दे गया। काली पहाड़ी की गुफा में ढेर सारा धन छुपा है और उसे कुछ पता ही नहीं है। तो आप क्या सोच रहे हो? कल सुबह अकेले जाऊंगा, खजाना भी मेरा होगा और किसी को खबर तक नहीं लगेगी। अगली सुबह जमींदार काली पहाड़ी की ओर जाने की तैयारी करके घर से निकल पड़ता है। अब मैं पहले से भी ज्यादा धनवान बन जाऊंगा। इतना धन होगा कि सब मेरे आगे झुकेंगे। वो हल्की मुस्कान के साथ आगे बढ़ता है। कौन जाने, किस्मत ने साथ दिया तो राजा भी बन सकता हूं। धन के आगे तो सब रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। उसी समय सामने से माधव आता दिखाई देता है। अरे मालिक, कहाँ जा रहे हैं? बस थोड़ा सा काम था, पास के गांव जा रहा हूं। तुम बताओ कैसे हो? ठीक हूँ मालिक, आप कहाँ जा रहे हैं ये तो बता दीजिए। मैं रोज की तरह अपने खेत में जाऊंगा, फिर जो काम है दूसरे गांव में वो सारे काम करके आऊंगा। जमींदार हल्का सा सिर हिलाता है और आगे बढ़ जाता है, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान कुछ और ही कहानी कह रही थी। कुछ देर बाद वो काली पहाड़ी के पायटे पास पहुंच गया। हाँ, लगता है यही जगह है। वो गुफा के मुंह पर रुका। अब अंदर जाना पड़ेगा। थोड़ा डरावना लग रहा है, लेकिन खजाने के लिए डर कैसा? वो गुफा के भीतर चला गया। अंदर पहुंचते ही उसकी आंखें चमक उठीं। गुफा के भीतर अजीब सी चमक थी। दीवारें डरावनी लग रही थीं। अब तो अंदर जाना ही होगा। आज मेरी किस्मत चमक जाएगी। तभी दीवार के पास उसे एक छोटा सा 1 पैसे का सिक्का दिखाई दिया। वह उसे उठाकर हथेली में रख लेता है। धत तेरी की, इसी के लिए मैं इतनी दूर मेहनत करके आया था। इससे ज्यादा धन तो मेरे पास पड़ा है। इस 1 पैसे से मेरा क्या होगा? गुस्से में वो सिक्का जमीन पर फेंक देता है। ऐसे धन से अच्छा तो मैं अपने घर पर ही रह जाता। अचानक गुफा के भीतर तेज रोशनी फैल जाती है। वो रोशनी सीधे जमींदार के शरीर पर पड़ती है
जमींदार चीख भी नहीं निकाल पाता और पल भर में वहीं झलकर राख हो जाता है। माधव खेत से काम खत्म करके धीरे धीरे अपने घर की ओर चल पड़ा। झोपड़ी में कदम रखते ही उसकी पत्नी सावित्री की चिंता भरी आवाज सुनाई दी। अब तो घर में एक दाना भी नहीं बचा है। गोपाल को क्या खिलाऊं? हम तो मान लो भूखे रह लेंगे, लेकिन वो तो बच्चा है। तुम चिंता मत करो सावित्री, मैं कल ही जमींदार जी के पास जाऊंगा, कुछ धन मांग कर ले आऊंगा। कब तक मांगते रहोगे? मांगते मांगते तो आधा खेत भी जमींदार को दे दिया। कर्ज भर नहीं पाते हो तो आखिर देना ही पड़ता है। वो कुछ पल रुकती है, फिर याद करके पूछती है, तुम बता रहे थे ना कि खेत में तुम्हें एक किताब मिली थी, क्या हुआ उसका? अरे सावित्री, क्या बताऊं, मैं उस जमींदार के पास ले गया था। उन्होंने कहा सब रद्दी है, बेकार कागज, और वहीं फेंक दिए। सावित्री की आंखें भर आती हैं। जो भी हो माधव, कल किसी तरह खाने का इंतजाम करना होगा। हाँ, कल जैसे भी हो मैं कहीं से भी खाने का बंदोबस्त करूंगा। सुबह सुबह माधव जमींदार की हवेली की तरफ निकल पड़ा। कदम भारी थे, मन में चिंता और आंखों में मजबूरी। रास्ते में उसे हरिया मिलता है। अरे माधव, कहाँ चला इतनी सुबह सुबह? जमींदार जी के यहाँ जा रहा हूं भाई, कुछ मदद की आस है। हरिया थोड़ा पास आकर धीमी आवाज में बोलता है, मैंने सुना है तुमने आधी जमीन जमींदार को दे दी। हाँ, हरिया दे दी। अरे इतनी बड़ी कीमत, और कोई रास्ता भी तो नहीं था भाई। अगर कोई और उपाय होता तो अपनी जमीन यूं ही थोड़ी दे देता। पर कब तक इतने कर्जे में डूबे रहोगे? जब तक सांस है तब तक कोशिश है बच्चे का पेट पलते रहे, जमीन बाद में देखेंगे। हरिया कुछ कहना चाहता है, फिर चुप रह जाता है। भगवान करे तुम्हारे दिन भी लौट आए। बस उसी भरोसे चल रहा हूं भाई। इतना कहकर माधव आगे बढ़ जाता है। उसकी नजरें अब सीधे जमींदार की हवेली पर टिकी होती हैं। माधव जमींदार की हवेली के सामने आकर रुकता है। वो थोड़ा हिचकता है, फिर ऊंची आवाज में पुकारता है, मालिक मालिक, कहाँ हैं आप? हवेली के भीतर सन्नाटा रहता है, कोई जवाब नहीं आता। मालिक, मैं माधव हूं। कुछ पल बाद अंदर से आहट होती है और जमींदार की पत्नी सुशीला बाहर आती है। अरे माधव, तुम? मालकिन, मालिक जी दिखाई नहीं दे रहे थे, इसलिए आवाज लगाई। सुशीला गहरी सांस लेती है। तुमने जब से वो किताब दिया है तभी से वो घर पर नहीं है। क्या किताब? हाँ, किताब तो उन्होंने रख ली थी, फिर उसी में बने नक्शे को देखकर कहीं निकल गए। कल सुबह से ही गए हैं, अभी तक लौटे नहीं। ना कोई खबर, ना कोई संदेश। मुझे बहुत चिंता हो रही है माधव। माधव का चेहरा गंभीर हो जाता है। मालकिन, आप घबराइए मत, मैं पता लगाऊंगा कि मालिक कहाँ गए हैं। तुम पता लगाओगे? हाँ मालकिन, जरूर। थोड़ा रुककर सुशीला पूछती है, वैसे तुम यहाँ किस काम से आए थे माधव? मालकिन, कुछ धन की जरूरत थी, घर की हालत बहुत खराब है। अच्छा देखो, जब वो आ जाएंगे तो उनसे ले लेना। अभी तो वही जरूरी है कि वो सही सलामत लौट आए। आप ठीक ही कह रही हैं मालकिन।
सुशीला अचानक कुछ याद करके बोलती है। माधव, तुम्हें तो उस नक्शे के बारे में सब पता है ना? कहाँ का रास्ता है, कौन सी जगह दिखाई गई थी? हाँ मालकिन, वो जगह मुझे अच्छी तरह से याद है। नक्शा अब भी मेरे दिमाग में बैठा हुआ है। तो फिर तुम जाओ, देखो, पता करो कि वो कहाँ गए हैं, उन्हें क्या हो गया है। आप चिंता मत करिए मालकिन, मैं अभी निकलता हूँ। मालिक को खोज कर जरूर ले आऊंगा। अगर तुम उन्हें ढूंढ लाए तो मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा माधव। ऐसी बात मत कीजिए, मालिक मेरे अपने हैं, मैं उन्हें खोज कर ही लौटूंगा। इतना कहकर माधव हवेली से निकल जाता है। उसके कदम तेज हो जाते हैं और आंखों में अब सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है, जमींदार को ढूंढना। माधव जमींदार की हवेली से निकल पड़ा। उसके कदम तेज थे, लेकिन मन में डर और चिंता दोनों थे। मालिक ऐसे बिना बताए कहीं नहीं जाते, जरूर उस किताब की वजह से गए होंगे। वो चलते चलते इधर उधर रास्तों को देखता जाता है। हाँ, यही रास्ता है, यही तो नक्शे में बना था, काली पहाड़ी की तरफ। अजीब जगह है। मालिक यहां तक कैसे आए होंगे अकेले? मालिक कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े एक पैसे के सिक्के पर गई। वो सिक्के को हथेली पर रखकर उसे ध्यान से देखने लगा। अरे ये तो एक पैसा है, धन छोटा हो या बड़ा धन तो धन होता है। जिसके पास कुछ भी नहीं, उसके लिए तो ये किसी खजाने से कम नहीं है। वो उस एक पैसे को दोनों हाथों से सम्मान से पकड़ लेता है। तू भले ही छोटा है, पर तेरी अब भी कीमत है। इतना कहाँ ही था कि अचानक वो एक पैसा उसकी हथेली से गायब हो जाता है। माधव चौंक कर इधर उधर देखने लगता है। अरे ये कहाँ गायब हो गया? उसी पल गुफा के कोने में रखी एक पुरानी संदूक पर उसकी नजर पड़ती है। संदूक के भीतर सोना, चांदी, हीरी और मोती चमक उठते हैं। माधव की आंखें फैल जाती हैं। वो कुछ पल तो बोल ही नहीं पाता। माधव, तुमने एक पैसे का सम्मान किया है, इसलिए यह सारा धन तुम्हारा है। माधव घबराकर इधर उधर देखता है। धन का मूल्य उसके आकार से नहीं, उसके सम्मान से होता है। जमींदार ने उसी एक पैसे का अपमान किया, उसकी कीमत नहीं समझी, इसीलिए वो जलकर भस्म हो गया। कौन है आप? ये सब चमत्कार कैसे? लेकिन अब कोई आवाज नहीं आती। गुफा फिर से शांत हो जाती है। अगर ये धन मुझे मिला है तो मैं इसे कभी गलत काम में नहीं लगाऊंगा। वो संदूक को संभालकर उठाता है और भारी कदमों से गुफा से बाहर निकलकर अपने घर की ओर चल पड़ता है। माधव घर की दहलीज पर आकर जोर से बोला, अरे सावित्री, कहाँ हो तुम? जरा बाहर आओ, देखो मैं क्या लाया हूं। सावित्री घबराई सी अंदर से बाहर आई। उसकी नजर जैसे ही संदूक पर पड़ी, वो ठिठक गई। ये क्या है जी? इतना सारा धन? वो पास आकर देखती है सोना, चांदी, हीरे, मोती। इतना धन हमारे पास तो इतना खेत भी नहीं। कौन बेवकूफ होगा जो इतना कम जमीन के बदले इतना धन दे देगा? माधव हल्की मुस्कान के साथ बोला, अरे सावित्री, तुम तो बिल्कुल भूली हो। मैं जमींदार को ढूंढने गया था, लेकिन उसकी लालच ने उसकी जान ले ली। ये क्या कह रहे हो जी? माधव गहरी सांस लेकर सारी बात एक एक करके बता देता है। मैंने उस एक पैसे को धन समझकर उसका मान रखा और उसी के बाद ये सारा खजाना मुझे मिला।
तो भगवान ने आखिर हमारी सुन ही ली। ये धन हमारे लिए नहीं है सावित्री, ये उन सबके लिए है जो हमारी तरह दुखी हैं। इसके बाद माधव का जीवन बदलने लगा। वो गरीबों की मदद करने लगा, भूखों को खाना देने लगा और जरूरतमंदों का सहारा बना। कुछ ही दिनों में उसने अपने परिवार के लिए एक अच्छा सा घर भी बना लिया। रामलाल धीरे धीरे माधव के घर के सामने आकर रुके। उम्र झुक चुकी थी, आंखों में डर और लाचारी साफ दिख रही थी। माधव बेटा, अब तो तुमसे एक ही आस बची है। बेटे की शादी तय हो गई है, लेकिन लड़के वालों ने दहेज मांग लिया है। अगर धन नहीं दिया तो शादी टूट जाएगी बेटा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरी जिंदगी जीने लायक नहीं रहेगी बेटा। लोगों में बेइज्जती होगी। मैं जीते जी मर जाऊंगा बेटा, मर जाऊंगा। वे सिर झुकाकर रोने लगे। माधव बिना एक पल रुके खड़ा हुआ। काका आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। रामलाल काका ने हैरानी से उसकी ओर देखा। आपने शादी तय कर दी तो मदद करना मेरा फर्ज है। आखिर आपकी बेटी मेरी बहन ही तो है। माधव अंदर गया और थोड़ी ही देर में लौट आया। उसने रामलाल काका के हाथ में मुद्राओं की पोटली रख दी। ये रखिए काका, शादी अच्छे से कराइए, किसी से हाथ मत जोड़िए और जरूरत पड़े तो जरूर कहना। अरे माधव, इतने में तो आराम से मेरी बेटी का विवाह हो जाएगा। भगवान तुम्हारा भला करे। वे खुशी खुशी माधव को बार बार दुआएं देते हुए वहां से चले गए। माधव घर के अंदर आता है। सावित्री चुपचाप एक तरफ बैठी होती है। चेहरे पर नाराजगी साफ दिख रही थी। क्या हुआ सावित्री, ऐसे चुप क्यों बैठी हो? क्या बताऊं, सोच रही थी अगर तुम ऐसे ही सबको धन देते रहे तो हमारे पास बचेगा क्या। माधव कुछ बोलने ही वाला होता है, पर सावित्री की बात रुकती नहीं। हमारा भी तो बेटा है, उसका भी भविष्य है। क्या सारा धन बांट दोगे? सावित्री, ये धन मुझे यूं ही नहीं मिला, ये लोगों की मदद करने के लिए मिला है। मैं उसी काम में लगाऊंगा। तो क्या सिर्फ दूसरों के बारे में ही सोचोगे, अपने बेटे के बारे में नहीं? मैं उसके बारे में भी सोचता हूँ, लेकिन अगर आज हम दूसरों का सहारा नहीं बनेंगे तो इस धन का मतलब ही क्या रह जाएगा। सावित्री कुछ पल चुप रहती है, फिर धीरे से बोलती है। आधा धन तो तुमने बांट ही दिया है, जो आधा बचा है कम से कम उसे तो अपने बेटे के लिए रखो। माधव हल को उठाता है। उसकी आंखों में संकोच नहीं बल्कि एक अजीब सी शांति होती है। सावित्री, अगर यह धन किसी भूखे का पेट भर दे, किसी बेटी की शादी करा दे, तो समझो हमारे बेटे की भी खुशी उसी में रहेगी। मैं खेत जा रहा हूं। माधव घर से निकल जाता है। सावित्री अकेली बैठी रह जाती है। अरे बेटा, कोई है? थोड़ी मदद कर दो। सावित्री ने यह सुना तो उसका गुस्सा और बढ़ गया। देखो तो अब ये कौन है? वो बाहर निकल कर आई। सामने एक बहुत बूढ़ी औरत खड़ी थी। झुकी हुई कमर, कांपते हाथ और थकी हुई आंखें। क्या करने आई हो, साफ साफ बताओ। बेटा, मेरी मदद कर दो। मेरे बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया है। पास के जंगल में एक टूटी सी झोपड़ी में रहती हूँ। कई दिनों से ठीक से खाना भी नहीं मिला। थोड़ा धन और कुछ खाने को दे दो। जिसे देखो वही हमारे दरवाजे पर आ जाता है। आपका बेटा आपको छोड़कर भाग गया तो आप किसी और पर बोझ क्यों बन रही हो? क्या हमने यहाँ धर्मशाला खोल रखी है?
जो आए वही हमारे भरोसे बैठ जाए। बेटा देना नहीं है तो मत दो, पर इतना कठोर बोलना तो ठीक नहीं है ना। बूढ़ी माँ, मेरा भी तो एक बेटा है, मुझे उसके भविष्य के बारे में भी सोचना पड़ता है। बूढ़ी औरत ने उसकी तरफ देखा, हल्की सी मुस्कान आई। उसने कोई शिकायत नहीं की। बेटी, भगवान तुम्हारे बेटे को लंबी उम्र दे। कुछ देर बाद माधव घर लौटता है। सावित्री, तुमने शारदा काकी की मदद क्यों नहीं की? तुम्हें कैसे पता उनका नाम शारदा है? उन्होंने ही मुझे अपनी पूरी कथा बताई। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? अगर सारा धन बांट देंगे तो हमारे बेटे के लिए क्या बचेगा? तुम गलत कर रही हो सावित्री। दोनों अंदर गए ही थे कि अचानक उन्होंने देखा उनका बेटा बिस्तर पर बेहोश पड़ा था। ये क्या हो गया मेरे बेटे को? जल्दी वैद्य जी को बुलाओ। कुछ ही देर में वैद्य जी आए। नाड़ी देखकर गंभीर हो गए। वो बीच हो गए। अब इसे ठीक करना मुश्किल है। ऐसी हालत बहुत देर तक रही तो जान को भी खतरा हो सकता है। यह सुनते ही दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। कोई उपाय बताइए वैद्य जी, कोई उपाय, कोई भी उपाय बताइए। इसकी बीमारी बड़ी विचित्र है। मुझे लगता है तुम्हें जंगल में रहने वाले बाबा विशिष्ट के पास जाना चाहिए। उसी समय माधव जंगल की ओर निकल पड़ा। कुछ समय बाद कुटिया के सामने पहुंचकर माधव हाथ जोड़ता है। प्रणाम बाबा। बाबा विशिष्ट ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। तुम्हारे बालक की बीमारी साधारण नहीं है। बाबा, मेरे बेटे को क्या हो गया है, उसे बचा लीजिए। जिस उत्तर की तुम तलाश कर रहे हो वो मेरे पास नहीं है। तो फिर बाबा किसके पास है? उसका जवाब वही बूढ़ी औरत दे सकती है जिसे तुम्हारी पत्नी ने भिक्षा देने के लिए अपने दरवाजे से लौटाया था। शारदा काकी। हाँ, वही शारदा जिसका अपमान हुआ था, उसी से समाधान मिलेगा। माधव जंगल के भीतर उस कच्चे रास्ते पर चल रहा था। दिल घबराया हुआ था। आंखों में बस बेटे का चेहरा घूम रहा था। थोड़ी दूर जाने पर उसे झोपड़ी दिखाई दी। शारदा काकी, ओ शारदा काकी, बाहर आओ। कुछ पल बाद वही बूढ़ी औरत सामने खड़ी थी, शांत, गंभीर और गहरी नजर वाली। काकी, मेरी पत्नी की सजा मेरे बेटे को मत दीजिए। उसने नादानी में कड़वे शब्द कह दिए, पर सजा मेरे बच्चे को क्यों मिल रही है? मैं वो सारा धन आपको लौटा देता हूँ। बस मेरे बेटे का जीवन बख्श दीजिए। तुम्हारी पत्नी को अब भी ऐतराज होगा। नहीं काकी, उसे सब समझ में आ गया है। जब से उसने जाना है कि बेटे की यह हालत उसकी गलती से है, तो वो बार बार अपने के पर रो रही है और माफी मांग रही है। क्या आप कोई जादूगरनी है काकी? शारदा काकी हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाती हैं। मैं कोई जादूगरनी नहीं हूँ माधव। जो खजाना तुम्हें मिला था वो कोई साधारण खजाना नहीं था, वह शापित खजाना था। शापित? हाँ, उस खजाने की देखभाल और रक्षा करना ही मेरा काम है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है काकी। इतनी सी बात के लिए इतना सब क्यों हो रहा है? सब समझ में आ जाएगा माधव, पर उसके लिए तुम्हें एक कहानी सुननी होगी। तो सुनो। आज से लगभग 50 वर्ष पहले की बात है। एक शांत गुफा और सामने बैठे थे बाबा विशिष्ट। उनके सामने हाथ जोड़कर बैठी थी एक समझदार लेकिन अकेली शारदा।
बाबा, मैंने अपनी सारी जमीन जायदाद बेच दी है। अब मेरे पास जो भी धन है मैं उसे अपने लिए नहीं रखना चाहती। तो फिर तुम चाहती क्या हो शारदा? मैं चाहती हूँ बाबा, यह धन किसी ऐसे इंसान को मिले जो लालच से दूर हो और जरूरतमंद की मदद करने से कभी पीछे ना हटे। लेकिन दुनिया में ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। इसलिए बाबा, मैं इस धन की परीक्षा लेना चाहती हूँ। अगर परीक्षा लेनी है तो इस धन को साधारण नहीं रहने दिया जा सकता, पर यह धन उसी को मिले जो इसके योग्य हो। तब सुनो शारदा, यह धन अब शापित खजाना बनेगा। शारदा चौंकती है लेकिन डरती नहीं। हाँ, इस खजाने की पहचान के लिए वहां केवल 1 पैसा रखा जाएगा। जो उस 1 पैसे की असली कीमत और उसका महत्व समझ लेगा, वही उस पूरे धन का सच्चा अधिकारी होगा। और अगर कोई लालच में आ गया तो उसके घर में मृत्यु निश्चित होगी। फिर गहरी खामोशी छा जाती है। कुछ पल बाद बाबा फिर बोलते हैं, और सुनो शारदा, तुम स्वयं इस खजाने की रक्षा करोगी। समय समय पर तुम लोगों की परीक्षा लोगी, कभी भिक्षा के रूप में तो कभी एक बूढ़ी औरत बनकर। जो मन से देगा वही सच्चा होगा। मैं तैयार हूँ बाबा। शारदा काकी माधव की ओर देखती है। और मैं उसी की परीक्षा लेने आई थी माधव, तुम्हारे घर बिच्छू बनकर। माधव का सिर झुक जाता है। लेकिन तुम्हारी पत्नी ने मुझे भगा दिया। उसी अपमान का परिणाम तुम्हें मिला। परीक्षा धन की नहीं, माधव मन की थी। लेकिन मेरा बेटा कैसे ठीक होगा काकी? जहां से तुम धन लाए थे वहां एक नीला पत्थर पड़ा है। तुम्हारी पत्नी को अपना हाथ उस पत्थर पर रखना होगा। अगर सूरज की धूप उस पत्थर से होकर तुम्हारे बेटे पर पड़ेगी तब वह सांप से मुक्त हो जाएगा। काकी, मैं अभी जाता हूँ, मेरे बेटे को बचा लीजिए। शारदा काकी ने आशीर्वाद की मुद्रा में हाथ उठाया। जाओ माधव, ईश्वर तुम्हें सही मार्ग दिखाए। माधव उसी जगह पहुंचता है जहां से उसे वो धन मिला था। चारों ओर सन्नाटा था। गुफा के पास जमीन पर एक नीला पत्थर पड़ा चमक रहा था। माधव उसे दोनों हाथों से उठाता है। वो पत्थर लेकर तेजी से घर लौटता है। माधव नीला पत्थर जमीन पर रखता है। सावित्री अपना हाथ उस पत्थर पर रखती है। उसी पल सूरज की तेज धूप पत्थर से टकराकर एक उजली किरण बन जाती है। वो रोशनी सीधी उनके बेटे के शरीर पर भी। कुछ पल तक सब शांत रहता है। फिर बच्चे की उंगलियां हिलती हैं। सावित्री फूट फूट कर रो पड़ती है। आज समझ में आया, धन से बड़ा इंसान का धर्म होता है।